हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्लेटो का साम्यवाद। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट थी प्लेटो के अंतर्गत इससे पहले हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत और प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। राज्य के ये 3 वर्ग थे: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सैनिक और शासक वर्ग हैं, इसे प्लेटो एक और नाम देता है, वो है अभिभावक वर्ग या फिर संरक्षक वर्ग। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के पश्चात हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो शिक्षा सिद्धांत में भी वो अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांटता है। एक है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। तो प्लेटो की जो प्राथमिक शिक्षा है वो केवल उत्पादक वर्ग के लिए है और उसमें से 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए है और उच्च शिक्षा का प्रावधान वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही करता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि प्लेटो का उद्देश्य है आदर्श राज्य की प्राप्ति करना और प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2 साधनों को प्रतिपादित करता है। एक है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, जिसके बारे में मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपसे विस्तृत चर्चा की थी, और दूसरा है संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, या हम कह सकते हैं प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद आपको ध्यान में रखना है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, जिसे प्लेटो अभिभावक वर्ग भी कहता है। और संरक्षक वर्ग में 2 वर्ग सम्मिलित हैं, एक है सैनिक वर्ग और दूसरा है शासक वर्ग। तो आज जब हम प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा करेंगे तो आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह साम्यवाद केवल सैनिक और शासक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का सिद्धांत उत्पादक वर्ग के ऊपर लागू नहीं होता। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य की स्थापना में 3 बड़ी बाधाएं हैं, और वो बाधाएं कौन सी हैं? एक तो अज्ञानता, दूसरा निजी संपत्ति और तीसरा परिवार। तो वो अज्ञानता को तो शिक्षा के माध्यम से दूर कर देता है, लेकिन 2 और बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? निजी संपत्ति और परिवार। प्लेटो का मानना है कि क्योंकि उसकी जो शिक्षा है वो 50 वर्ष की आयु तक चलती है, जिस दार्शनिक शासक की प्लेटो कल्पना करता है वो दार्शनिक शासक 50 वर्ष तक की शिक्षा को प्राप्त करेगा, और इवन जो उसका अन्य जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी 35 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। तो प्लेटो का मानना है कि इतनी लंबी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी यह डर रहता है कि जो शासक वर्ग है वो कामिनी और कंचन के मोह में आ सकता है, या सरल शब्दों में कहूँ वो संपत्ति और परिवार के मोह में आकर भ्रष्ट हो सकता है, वो गलत रास्ते अपना सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो राज्य के प्रति समर्पित भाव से काम नहीं करेगा। तो निजी संपत्ति और परिवार की संस्था का वो लोप करने का, यानी कि संस्था को ही वो विलुप्त कर देता है, किसके नाम से? साम्यवाद के नाम से। तो जब हम प्लेटो के साम्यवादी संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे तो उसका साम्यवाद इसी बात पर आधारित है कि जो संरक्षक वर्ग है, अभिभावक वर्ग है, उसको संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से निस्वार्थी शासकों को तैयार करने के बाद भी सांसारिक आकर्षणों और चारित्रिक दुर्बलताओं से शिकार होकर अपने कर्तव्य पथ से भटकने को रोकना है। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है। प्लेटो का मानना है कि कंचन और कामिनी का जो मोह है
वो संरक्षक वर्ग को धनलोलुप और स्वार्थी बना देता है और वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो सकते हैं। तो संरक्षक वर्ग को कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकने के लिए वो हमारे समक्ष संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। बारकर ने भी संदर्भ में कहा है कि साम्यवाद आत्मिक सुधार का केवल एक भौतिक व आर्थिक अनुपूरक साधन है जिसे सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्व देते हुए प्लेटो लागू करना चाहता है। साम्यवाद के अर्थ को एक बार फिर हम थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो मानता है कि सैनिक और शासक वर्ग के लिए न तो घर होना चाहिए और न ही निजी संपत्ति। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, और रिपब्लिक में वह एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो होगा दार्शनिक शासक। अब प्लेटो ये चाहता है कि जो शासक वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से राज्य के लिए कार्य करे, यानी कि वो टोटली राज्य के प्रति समर्पित रहें, उनमें वह भ्रष्टाचार, लालच, बेईमानी आदि अवगुणों से दूर रहें। तो अपने इस उद्देश्य को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो हमारे समक्ष एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करता है जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम प्लेटो का साम्यवाद या कह सकते हैं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो का कहना है कि संरक्षक या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे और साथ ही वो निजी संपत्ति से भी वंचित रहेंगे। जब उनको निजी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो उनकी जो निजी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी या इसमें उत्पादक वर्ग के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप प्लेटो के साम्यवाद को समझ गए होंगे। अब आता है कि प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार। तो जैसा कि हमने साम्यवाद के अर्थ को समझा है तो इसके साम्यवाद भी दो तरह के आते हैं। एक है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा मैं अपने अगले लेक्चर में करूँगी। आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करना है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, दूसरा कि प्लेटो हमारे समक्ष साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत क्यों करना चाहता है। तो साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का अर्थ है संरक्षक वर्ग को परिवार और निजी संपत्ति से वंचित करना, और वो इसलिए यह योजना प्रस्तुत करना चाहता है कि जो संरक्षक वर्ग है वो निस्वार्थ भाव से राज्य के लिए कार्य संपादित कर सके, उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं आनी चाहिए और उनकी जो निजी आवश्यकताएं हैं, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाएगी। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने इससे पहले आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत विस्तार से बता चुकी हूँ। उससे रिलेटेड जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को आपने अवश्य पूरा करना है। और एक बार फिर कह रही हूँ कि यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, वो फ़ोन या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। धन्यवाद।